फिर वो ईडेंचुलस मैंडिबल के फ्रैक्चर्स के बारे में बताता है और उसकी ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो बताता है। तो सबसे पहले तो वो बताता है कि जब आपके मैंडिबल में से टीथ सारे रिमूव हो जाएं, यानी कि वो ईडेंचुलस हो जाए, तो उसके बाद उसमें चेंजेस क्या आती हैं। तो अब हमें पता है सबसे पहले तो उसमें रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, और ऑब्वियसली उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कम होती जाती है। और फिर ऑब्वियसली जब उसकी वर्टिकल हाइट कम होती जा रही है, रिजॉर्ब होती जा रही है, तो ओवरऑल जो उसका बल्क है, स्ट्रक्चर है बोन का, वो कम होता जा रहा है। तो जितनी उसकी रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर या रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स पहले थी, अब उतनी नहीं रहेगी, और वो कम फोर्स लगने पे भी उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग जो रेजिस्टेंस टू ट्रॉमा है बेसिकली मैंडिबल का, वो कम हो जाता है। और फिर वो बताता है कि आपकी हीलिंग में क्या डिफरेंस आएगा। तो वो बताता यह है कि जो आपकी मैंडिबल है बेसिकली उसकी, आप कह लें कि अर्ली एज के अंदर दो टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई होती हैं। एक आपकी एंडोस्टियल ब्लड सप्लाई होती है जो बोन के अंदर से समझ लें पास कर रही होती है, और एक पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई होती है जो आउटर सरफेस पे पेरियोस्टियम लगी होती है उसके थ्रू होती है। तो विद टाइम जब आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, तो जो एंडोस्टियल ब्लड सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है, और जो ओल्ड एज के अंदर आप समझें आपकी मैंडिबल पड़ी होगी, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो सोलली पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई होगी। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया है और उसने हील करना है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई होगी उतना ही वो जल्दी हील करेगा। तो बेसिकली हीलिंग के जो प्रोसेस है उसके लिए एक साउंड ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी होती है। तो क्योंकि अब सिर्फ पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई बाकी रह गई हुई है एजिड मैंडिबल की, तो उसके लिए हीलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिलेड और स्लो होता है। फिर साथ ही वो कुछ जो आपकी डेंचुलस मैंडिबल का फ्रैक्चर है उसकी ट्रीटमेंट के वाले से एडवांटेजेस बता देता है। तो पहला एडवांटेज तो ये बताता है कि जो आपके डेंटेड पेशेंट के अंदर अगर फ्रैक्चर होता है, तो वो पीडीएल के फ्रैक्चर या पीडीएल के टीयर होने की वजह से कंपाउंड फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इस ईडेंचुलस मैंडिबल के केस में नहीं होगा, क्योंकि कोई टीथ नहीं है। तो अगर फ्रैक्चर होता है तो वो यूजुअली आपका कंपाउंड फ्रैक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिंपल फ्रैक्चर ही रहेगा। और दूसरा ये कि क्योंकि आपकी कोई टीथ नहीं है, तो उसकी कोई इतनी प्रिसाइज एक्लूजन नहीं होगी पहले से, जिसको आपने रिडक्शन करते हुए जो है वो मैच करना है, यानी उस जैसा ही बनाना है पहले जैसा। तो अगर प्रिसाइज रिडक्शन नहीं भी होती इस ईडेंचुलस मैंडिबल की ट्रीटमेंट के अंदर, फिर भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। तो उसके साथ ही वो फिर रिडक्शन बता देता है। रिडक्शन मतलब कि आपने जिस पोजीशन में फ्रैक्चर से पहले आपके दोनों पार्ट्स प्रेजेंट थे उसमें उनको वापस लेके आना है। तो जैसे उसने पहले बताया कि क्योंकि आपकी क्लूजन ऊपर नहीं या दांत नहीं है, तो उसको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपको प्रिसाइज रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आपने बस बेसिकली दो पार्ट्स को सेटिस्फैक्टरली मीट करवाना होता है, और वहाँ पे आप उसको इमोबिलाइज फिक्स करके इमोबिलाइज कर देते हैं। तो वो साथ एक अगर आपको ओपन रिडक्शन करनी पड़ी है, यानी उसको फ्रैक्चर साइड को एक्सपोज करके ओपन करके और फिर रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो वो उसका डिसएडवांटेज बता देता है कि पहले ही उसने कहा है कि सिर्फ पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई बाकी रह जाती है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस होते हैं यानी ओपन रिडक्शन के अंदर। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप हमेशा क्लोज रिडक्शन ही करें ईडेंचुलस मैंडिबल के फ्रैक्चर के अंदर। तो जब रिडक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद आपकी मोबिलाइजेशन आ जाती है, और उसमें जो उसने डिफरेंट तरीके बताए हैं वो सारे मोस्टली वही हैं जो डेंटेड पेशेंट या डेंटेड मैंडिबल के अंदर आप परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले वो डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस में बोन प्लेट्स, ट्रांसऑसियस वायरिंग, सर्कमफेरेंशियल वायरिंग, के वायर्स और बोन ग्राफ्ट बताता है। तो इसमें से ग्राफ्ट के अलावा सारा कुछ हमने पहले देख लिया हुआ है। फिर इनडायरेक्ट स्केलेटल फिक्सेशन में क्लैंप्स और पिन्स आ जाती हैं, वो भी हमने पीछे देख लिए हैं। बेसिकली आपको बहुत डिटेल इसकी नहीं आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको सारे मेथड्स के नाम आने चाहिए। और जो थर्ड तरीका वो बताता है वो इसके लिए स्पेसिफिक है, यानी डेंचुलस मैंडिबल के लिए, जिसको गनिंग टाइप स्प्लिंट्स कहता है। तो सरसरी सी नज़र बाकी सब पर डाल के गनिंग स्प्लिंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो बोन प्लेट्स बताता है। अब हमें पता है कि बोन प्लेट्स रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस करवाते हैं, प्राइमरी इंटेंशन से बोन हीलिंग करवाते हैं।
और बेसिकली जब आप मैंडिबल के अंदर प्लेट लगाते हैं तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं रहती, जिसकी वजह से पेशेंट एक तो ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन कर सकता है, दूसरा उसके लिए जो फीडिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो बातें यहाँ पे सारी वही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक दो वो बताई हैं उसने डिफरेंट, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो बताता है कि क्योंकि आपका जो मैंडिबल का बल्क है वो कम हो गया है एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो जो कंप्रेशन प्लेट्स हैं वो यूजुअली अवॉइड की जाती हैं और जो मिनी प्लेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा वो वही बात दोबारा बताता है यहाँ पे भी कि जब आपने प्लेट्स लगानी होती है तो आपने जो फ्रैक्चर साइट है वो एक्सपोज करनी होती है, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी पेरियोस्टियम की जो ब्लड सप्लाई है वो आपके प्रोसीजर करते हुए वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड कि आपका जो फ्रैक्चर है वो नॉर्मली हील करे। और लास्टली वो ये बात बताता है कि अगर उस पार्ट ऑफ द मैंडिबल में आपका प्लेट लग रही है जहाँ पे आपका इन फ्यूचर या एट प्रेजेंट पेशेंट डेंचर पहनता है, तो फिर इवेंचुअली आपको वो प्लेट जब हीलिंग हो जाएगी तो वो रिमूव भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल रेमस वाले पार्ट में आपके फ्रैक्चर है वहाँ लगाई गई है तो वो फिर आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर दूसरा मेथड आपका ट्रांसओसियस वायरिंग का है। तो ट्रांसओसियस वायरिंग में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसमें रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस नहीं होता, उसके साथ आपको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपने जिस तरह पीछे भी पढ़ा है कि अपर बॉर्डर वायर्स होती हैं, लोअर बॉर्डर वायर्स होती हैं, तो अपर बॉर्डर वायर्स वो कहता है यूजुअली ईजी होती हैं, इंट्राओरली ही लग जाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये बताता है कि अगर आपका फ्रैक्चर जो है वो न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स यानी जहाँ से इंफीरियर एल्वुलर नर्व और आर्टरी पास कर रही है वहाँ से गुजर रहा है, तो ट्रांसओसियस वायरिंग यूज़ करते हुए उनको डैमेज करने का चांस कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप प्लेट्स को स्क्रू कर रहे होते हैं। अब फिर आपकी सर्कमफेरेंशियल वायरिंग आ जाती है। सर्कमफेरेंशियल वायरिंग में बेसिकली आप सारे मैंडिबल के सर्कमफेरेंस के अराउंड वायर पास करते हैं। इसकी टेक्निक जो है वो आगे गनिंग स्प्लिट्स में वो पिक्चर के साथ दोबारा शो करवा देगा। फिर के वायर्स हैं, उसमें थोड़ा सा उसने डिटेल से उनका तरीका बताया हुआ है, वो बिल्कुल समझना भी ज़रूरी नहीं है और पेपर में भी कभी नहीं आया। और फिर है प्राइमरी बोन ग्राफ्टिंग। तो बोन ग्राफ्टिंग का जो प्रोसीजर है वो इस तरह है कि ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट लिया जाता है, यूजुअली आपकी रिब से या इलियक क्रेस्ट से भी लिया जा सकता है। तो वो कहता है 5 सेंटीमीटर लेंथ का वो ग्राफ्ट होता है जिसको आप हाफ कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल एक आप जब फ्रैक्चर्ड एरिया उसके बकल साइड पर रख देंगे और एक आप फ्रैक्चर्ड एरिया के लिंगुअल साइड पर रख देंगे, और फिर सर्कमफेरेंशियल वायरिंग से यानी वो अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द मैंडिबल वो वायर पास करेगी और उसको ऊपर आप टाई कर देंगे। तो इस तरह से वो दो ग्राफ्ट्स के दरमियान में जो आपका फ्रैक्चर है वो प्रेजेंट होगा और वो विद टाइम हील होता जाएगा। और फिर आपकी इनडायरेक्ट जो स्केलेटल फिक्सेशन है उसके अंदर आपकी पिन्स और क्लैंप्स आ जाते हैं, उसको भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फाइनली आपके गनिंग स्प्लिंट्स आ जाते हैं। तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही याद करने वाली हैं, बाकी गनिंग स्प्लिंट का भी यही है कि एग्ज़ाम के वाले से कभी जो है इस पर क्वेश्चन नहीं आया। तो गनिंग स्प्लिंट्स बेसिकली जिस तरह आपकी ट्विन ब्लॉक होती है ना ऑर्थो में, या आपके जो डेंचर्स होते हैं आप उसको कंसिडर कर लें कि वो नीचे वाले भी जो है आप कह लें पार्ट वो भी मैंडिबल से वायरिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अपर वाला भी जो है वो मैक्सिला के साथ वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये है कि अगर तो डेंचर नहीं है, फॉर एग्जांपल आप गनिंग टाइप स्प्लिंट बना रहे हैं ना, तो उसमें यह है कि पोस्टीरियर साइड पे बाइट ब्लॉक्स बने होते हैं जिस तरह आपके ट्विन ब्लॉक के अंदर होता है, और लेकिन ऑब्वियसली वो मैंडिबल को आगे करके बंद नहीं करवाएगा, जिस तरह ट्विन ब्लॉक करवाता है वो नॉर्मल पोजीशन में बंद होंगे। और इंटीरियरली जो है वो ओपन स्पेस रखी जाएगी ताकि पेशेंट खा पी सके। और अगर आप पेशेंट पहले से डेंचर वीरर है और डेंचर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके भी आप स्प्लिंट्स बना सकते हैं। उसमें ऐसे होगा कि जो इंटीरियर टीथ होंगे वो आप रिमूव कर देंगे अपर लोअर दोनों में से, और उसको लोअर वाले को भी आप मैंडिबल के साथ वायरिंग से कनेक्ट कर देंगे और अपर वाले को भी मैक्सिला के साथ वायर से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये उसका बेसिक आइडिया है कि एक तो पेशेंट खा पी सकता है
दूसरा वो इटसेल्फ उसका डेंचर ही या जो आप स्प्लिंट बना रहे हैं वो उसके फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करके रखेगा। तो स्प्लिंट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट का इम्प्रेशन लेना पड़ेगा, और इम्प्रेशन लेने के अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे। अगर तो ज़्यादा जो मोबाइल है नहीं है फ्रैक्चर आपका, तो फिर तो आप सारी आर्च का इकट्ठा फ्रैक्चर का इम्प्रेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है और लिमिटेड माउथ ओपनिंग है और मोबिलिटी है फ्रैक्चर के अंदर, फिर आप सेगमेंटल ट्रेज लेके तो सेगमेंट्स में इम्प्रेशन लेते हैं, और इम्प्रेशन लेने के बाद फिर आप उसके ऊपर से जो स्प्लिंट बनाते हैं वो बना लेते हैं। और उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कंस्ट्रक्शन के दौरान याद रखते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वो ओवर एक्सटेंडेड होने चाहिए ताकि फूड इन्फेक्शन ना हो उसके नीचे, क्योंकि पेशेंट ऑब्वियसली ने वो उतारने तो नहीं है जितनी भी देर के लिए, जितने भी मंथ्स के लिए उसने वो जो इमोबिलाइज रखना है आपके फ्रैक्चर को। तो इस तरह की ओवर एक्सटेंशन रखनी है कि अंडरनीथ द बॉर्डर्स आप कह लें जो स्प्लिंट होगा वहाँ पे फूड इन्फेक्शन ना हो। दूसरा फिर वो पहले भी जैसे मैंने बताया कि अगर स्प्लिंट्स आप नहीं बना रहे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पेशेंट जो है पहले से डेंचर पहनता है तो उसी को आप मॉडिफाई करके स्प्लिंट्स बना सकते हैं। फिर वो बता देता है कि अपर और लोअर को आपने फिक्स कैसे करना है। तो लोअर का हम पहले देख लेते हैं क्योंकि वो डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है उसने। तो लोअर को जब स्प्लिंट को आपने फिक्स करना है वायर से मैंडिबल के साथ, तो उसमें आपने सर्कमफेरेंशियल वायरिंग यूज़ करनी है। तो पीछे भी जहाँ पे हमने सर्कमफेरेंशियल वायरिंग पढ़ी है उसका भी मेथड हमें यहीं पे समझ आ जाएगा। तो ये जो उसने ऑल एक दिखाया हुआ है, एक नीडल सी जैसे आपको नज़र आ रही है, इसको ऑल कहा हुआ है उसने। करना ये है कि जिस तरह उसने ये पिक्चर में दिखाया है, तो इसको आपने फ्लोर ऑफ द माउथ कह लें या चिन वाले एरिया से आप कह लें, स्किन के थ्रू आपने इंसर्ट करना है अंदर, और लिंगुअल साइड से आपने ऊपर की तरफ मैंडिबल के ऊपर तक ले आना है। अब जब यहाँ तक ऊपर ले आएगा तो फिर इसके ऊपर आपने वायर लगा देनी है और इसको वापस नीचे ले जाना है। अब वायर यहाँ से ऊपर से नीचे तक लिंगुअल बॉर्डर पे सुपीरियर पॉइंट से इंफीरियर पॉइंट तक ये वायर को ले आया है। अब आपने करना यह है कि इसको स्किन से बाहर नहीं निकालना, और इसी की डायरेक्शन चेंज करके नीचे से अब बकल साइड की तरफ से इसको लेके ऊपर की तरफ आ जाना है। और अब यहाँ पे जब वायर आएगी ऊपर, तो बेसिकली ये सारा जो सरकमफ्रेंस है मैंडिबल का उसको कवर करके आई है ऊपर, और जो इसके दो एंड्स हैं वो आपके पास, तो इसके दरमियान आपने जो स्प्लिंट है या डेंचर है वो रख के तो ऊपर से इसको टाई कर देना है, और अपना ऑल जो है वो इवेंचुअली आपने नीचे जिस साइड से इंसर्ट किया था वहीं से निकाल लेना है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है इसको आप कहते हैं सर्कमफेरेंशियल वायरिंग, यानी वो जो सर्कमफेरेंस है पूरा मैंडिबल का उसको कवर कर रही है। जबकि जब आप मैक्सिला के अंदर जो स्प्लिंट अटैच करते हैं तो उसको उसके साथ जो वायरिंग यूज़ करते हैं उसको पर एल्वियोलर वायरिंग का नाम देते हैं। तो जो पर एल्वियोलर वायरिंग है उसमें बेसिकली इसने ये बताया है कि कैनाइन एरिया पे आपने दोनों साइड पे ऑल के थ्रू ही स्टेनलेस स्टील वायर जो है वो बोन से पास करवा लेनी है, और सेंटर में आपके स्प्लिंट में एक होल होगा जिसके थ्रू वो पास होगी। तो उसके साथ आपका जो बेसिकली स्प्लिंट होगा वो कनेक्ट हो जाएगा आपके, यानी वो अटैच हो जाएगा आप समझ लें मैक्सिला के साथ। तो उसके बाद इवेंचुअली आपने ये करना है कि जो आपकी हुक्स और क्लीट्स वगैरह आपकी जो दोनों ऊपर और नीचे वाले स्प्लिंट्स के साथ लगी हुई हैं उनको आपस में भी आपने कनेक्ट कर देना है। उसके लिए आप इलास्टिक बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं और वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाए तो वो उसके रिमूवल की बात करता है। तो वो ये है सिंपल कि जहाँ से आपने फॉर एग्जांपल सर्कममैंडिबुलर वायरिंग को मतलब टाई किया था वहाँ से आप कट करें, एक एंड को पकड़ के तो आप ज़ोर से खींच लें जल्दी से, तो वो सारी की जो सर्कमफेरेंस के अराउंड वो ये थी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। इसी तरह आपने पर एल्वियोलर वायरिंग के साथ भी जहाँ से आपने टाई की थी वहाँ से कट करके तो खींच लेना है उसको जल्दी से, तो वो भी रिमूव हो जाएगी। अब इसके साथ जो ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस हैं वो फिर वो मतलब बता देता है। तो एक तो सिंपल सी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 या 2 महीने के लिए मोबिलाइजेशन करवाई है तो अब वो ऑब्वियसली इसको साफ़ तो कर नहीं सकता, तो आपने ऑब्वियसली एहतियात की थी कि उसके बॉर्डर्स के नीचे फूड इन्फेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी
वो साफ़ तो रहेगा नहीं। तो 4 से 6 वीक्स की फिक्सेशन में वो कहता है कि अगर आप करते हैं तो वो एक्सीडिंगली फाउल हो जाता है, यानी वो एक तो उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा है कि वो इट्सेल्फ ख़राब हो जाएगा। फिर यह है कि उसके नीचे हो सकता है कि कैंडिडा इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस शुरू हो जाए और इस तरह की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर वो कहता है कि अब इसको ही अगर आप इमेजिन कर लें जो आपने तरीका यूज़ किया, तो वो फिक्सेशन कोई इतनी अच्छी नहीं दे रहा। तो अगर आपका एक्सेसिवली मोबाइल है फ्रैक्चर, तो उसमें भी जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, यानी ये उसको इतना अच्छा इमोबिलाइज नहीं करेगा कि वहाँ पे फ्रैक्चर की हीलिंग हो सके। तो इवेंचुअली बस बात यही है कि गनिंग टाइप स्प्लिंट्स जो है ये ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे ईडेंचुलस मैंडिबल की फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब जो है क्योंकि बेहतर तरीके आ गए हुए हैं तो फिर ये ऑलमोस्ट समझें कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यूज़ नहीं होते, और बाकी जो उसने पहले तरीके बताए हैं, प्लेट्स और ट्रांसओसिस वायरिंग्स वगैरह वगैरह, वही यूज़ होते हैं।